अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हदीका उर्दू नॉवेल्स एंड स्टोरीज चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तू जो जिंदगी हो मेरी, किस्त नंबर 6। वो थके हुए कदमों से चलता हवा लावंज में आया और सूफे पर बैठा इसका सर दर्द से पट्टा जा रहा था। वो अपने सर को दबाने लगा और सिगरेट निकाल कर उसके किश भरने लगा। उसका दिमाग बहुत सी उलझनों में उलझा हुआ था। अब जब मैं हसन जिलानी से अपना इंतकाम ले चुका हूँ तो फिर क्या चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है। वो अपने माथे पर बिल सजाए गसे से भरा हुआ था। अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल के बाजू फोल्ड करने लगा, फिर सब टेंशन से खुद को आजाद करके सोने लगा। कुछ देर में इसे नींद आ गई। वो वही सोफे पर सो गया। सुबह में इसे नींद से जागा तो पहला ख्याल ही इसे माहरूख का आया और सारी बातें याद आना शुरू हो गईं। हसनीन ने पूरी रात लावंज में गुजारी थी। गर्दन और कमर में इतना दर्द है, उससे अच्छा था शादी ही नहीं करता। सोफे पर तो ना सोना पड़ता। हसनीन खुद को कोसने लगा और उठ कर कमरे का रुख किया। वो कमरे में आया, माहरूख सोफे पर बैठे बैठे सो रही थी। उसने भी रात सोफे पर सोती गुजारी है, पागल लड़की। वो हैरानगी से इसे सोफे पर सोते हुए देखने लगा। कुछ देर तक वो सब भूले माहरूख के पाकीज़ा सुर्ख व सफेद चेहरे में खो सा गया। फिर खुद पर कंट्रोल करता सिर झटक कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। माहरूख अभी भी नींद में गुम थी। हसनीन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। परफ्यूम की बोतल उसके हाथ से गिर गई। माहरूख हड़बड़ा कर उठ बैठी, लेकिन अपने सामने हसनीन शाह को देखकर इसके होश उड़ गए। क्या हवा इतनी डरने वाली बात तो नहीं कि हसनीन ने आईने में से माहरूख को देखते हुए कहा। माहरूख ने कोई जवाब न दिया, सर झुकाए बैठी रही। इसे कल से रह रह कर रोना आ रहा था। माहरूख इसे अपने घर वालों की याद आने लगी तो बहुत से आंसू इसकी आंखों में जमा होने लगे, जिन्हें माहरूख ने बेदर्दी से रगड़ा। हसनीन की नजरों से ये सब छपा हुआ न था, लेकिन वो नजरअंदाज किए अपने काम में मसरूफ रहा। हसनीन कमरे से बाहर गया तो माहरूख हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। क्या मिला हसनीन शाह, तुम्हें क्यों तबाह किया तुमने मुझे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माहरूख खुद से बातें करने लगी। हसनीन बाहर आया तो घर के मुलाजिम भी चुके थे। हसनीन ने एक मुलाजिमा को अपने पास बुलाया और कुछ पैसे इसे थमाए। उन पैसों से अच्छे से कपड़े लेकर आओ, हसनीन कहकर चाय पीने लगा। साहब, किसके कपड़े लेकर आने हैं? मेरी बीवी के लेकर आने हैं, हसनीन ने नॉर्मल से लहजे में कहते हुए चाय की सिप लेने लगा। साहब, आपने शादी कर ली, मुबारक हो आपको। मैं आज शाम भी जान के पास जाऊंगी, वो मुझे नेक देंगी। मुलाजमा ने खुशी से कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बीजान के पास जाने की। अभी मैंने घर में किसी को नहीं बताया। हसनीन ने मुलाजमा को डिप्टा। जी साहब, ठीक है। मुलाजमा को हसनीन के गसे का पता था। बेचारी चुप करके चली गई। माहरूख हटकर फ्रेश होने चली गई। वो कल वाले कपड़ों में थी, लेकिन इसे अपने हाल की कोई परवाह नहीं थी। वो तो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि हसनीन शाह इसे क्यों अट्ठा कर लाया है और उसके बाबा ने ऐसा क्या किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा इसे मिली है। लेकिन कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग रहा था। आखिर थक हार कर वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। मुलाजमा कमरे में आई तो माहरूख की खूबसूरती देखकर इसकी आंखें खिरा होने लगीं। बेगम साहबा, क्या खाएंगे अब? मुलाजमा आखिर कमरा समेटने लगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, माहरूख ने मख्तसर सा जवाब दिया।
बेगम साहबा साहब ने कहा है आपको खाना खाना होगा लेकिन अपने साहब से कहो मैं नहीं खा रही खाना। माहरूख ने बेजारी से कहा। क्यों नहीं खाना? हसनीन की गसली आवाज कमरे में गूंजी। मुलाजमा कमरे से चली गई। मेरी मर्जी। माहरूख ने नजरें अपने हाथों पर मरकूज की। नकाह के बाद कौन सी मर्जी? कैसी मर्जी तुम्हारी? अब मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी और आज से उस घर का काम तुम करोगी। उसलिए कुछ खा पी लो वरना काम कैसे कर सकोगी? हसनीन ने बेतासिर चेहरे से कहा और बेड से कोट उठाने लगा। लेकिन मुझे कोई काम करना नहीं आता। माहरूख ने अटक अटक कर कहा नहीं आता तो सीख जाओगी। मैं मुलाजमा से कह दूंगा वो सिखा देगी। माहिरा खत चप हो गई। इसे पता था अब कुछ बोलना फजूल है। हसनीन कमरे से जाने लगा तो माहरूख ने इसे मुखातब किया। मुझे अकेले डर लगता है ये कहते हुए बहुत से आंसू नकुल कर उसके गाल पर बहने लगे। मैं रात तक वापस आ जाऊंगा लेकिन अगर नहीं आया तो तुम्हारे पास रात कोई मुलाजमा जरूर रहेगी। हसनीन ना जाने क्यों अब नर्म होने लगा था। शायद इसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत किया है। हसनीन कमरे से बाहर गया तो माहरूख ने आंखें बंद कर लें। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया और ये तो बिल्कुल इनकी तरह दिखती है। शायद खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हसनीन की आंखों के सामने एक प्यारा और पाकीज़ा चेहरा छन से आया। लेकिन मैं अपना बदला लूंगा हर हाल में। हसनीन खुद को समझाने लगा और गाड़ी में बैठ गया। हसन साहब मेरी बच्ची कल से नहीं मिल रही। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ है आपका स्टेट्स? कहाँ है आपकी पुलिस? फरजाना बेगम ने चीखते हुए कहा। फरजाना वो मेरी भी बेटी है। मुझे भी आपकी तरह दुख है। लेकिन मैं क्या करूं? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि माहरूख को कहाँ ले जाया गया है। अगर किसी को मेरी पैसे से मतलब होता तो अब तक फोन करके मुझे कह देते। लेकिन अभी ये सब हो क्या रहा है समझ से बाहर है। हसन साहब ने सर दुबाते हुए कहा। आप मेरा कहा मान क्यों नहीं लेते? ये जरूर किसी शाह ने किया है। आप वहां जाकर पूछ लें। फरजाना ने एक बार फिर से कहा। उस बार हसन साहब भी चुप हो गए और परसोच अंदाज में सर हिलाकर फरजाना बेगम को जवाब दिया। फिर उठकर कमरे से चले गए। हसनीन ऑफिस पहुंचा तो जुनेद उसके रूम में पहले से मौजूद था। कैसे हो जुनेद? हसनीन ने मोबाइल और गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो? जुनेद हसनीन के फैसले से खुश नहीं था लेकिन ये भी सच था वो हसनीन से दोस्ती नहीं तोड़ सकता था। मैं भी ठीक हूँ बस गर्दन में दर्द है। हसनीन ने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों क्या हवा? डॉक्टर को दिखाया? जुनेद ने फिक्रमंद लहजे में कहा। नहीं यार टाइम ही नहीं मिला अभी भी। सीधा ऑफिस आया हूँ और आज भी जान को भी सब बताना है। हसनीन ने परेशानी से कहा। तुम्हें क्या लगता है भी जान का रिएक्शन क्या होगा? जुनेद इसे देखने लगा। नाराज होंगी वो लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। हसनीन भी जान को राजी करना अच्छे से जानता था। और भाभी को भी अपने साथ लेकर जाओगे? जुनेद ने अगला सवाल किया। नहीं वो अभी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि हसन जिलानी को पहला शक ही हम पर होगा तो वो भी जान के पास आएगा और अगर उसने अपनी बेटी को देख लिया तो मेरा मंसूबा खराब हो जाएगा। हसनीन ने लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए कहा। हसनीन जो हवा सो हवा तुमने हसन जिलानी की बेटी भी अगवा कर ली। अब एक बाप को ये तो बता दो कि इसकी बेटी कहाँ है किस हाल में है। जुनेद को समझ नहीं आ रहा था वो हसनीन को कैसे समझाए। नहीं अभी कुछ दिन हसन जिलानी को तड़पने दो फिर बता दूंगा। इसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह समझा दे तुम्हें शाह और मैं क्या कह सकता हूँ? जुनेद कर चला गया।
फरजाना मैं कल शाह हाउस जाऊंगा। अगर ये इनका क्या धरा है तो उस बार मैं किसी को मुआफ नहीं करूंगा। हसन जिलानी ने हंसे में कहा, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी उन लोगों के पास है और मुझे मेरी बच्ची किसी भी हाल में वापस चाहिए। फरजाना बेगम ने आंसू साफ करते हुए कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। मानो बस करो, हम अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं ना माहरूख मिल जाएंगे हमें। सायरा कब से मानो को चुप करा रही थी, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर में सायरा मानो को आराम करने का कह कमरे से बाहर निकली। बेगम साहबा, साहब जी ने कहा था आपको घर का काम भी सिखा दूं। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आईं। और ये आपका सामान और कपड़े साहब ने मंगवाए थे। मुलाजमा ने सामान और कपड़ों से भरे शापंग बैग्स बेड पर रखे और सब कुछ समझाकर कमरे से चली गई। माहरूख खाली खाली नजरों से अपने सामने पड़े महंगे और भारी कपड़ों को देखने लगी, फिर उठकर मरे मरे कदम उठाती फ्रेश होने चली गई। माहरूख गरी डरीस में अपने लंबे बालों का ढीला जोड़ा बनाकर कमरे से बाहर आई। घर में मुलाजमों की फौज थी, लेकिन हसनीन शाह ने इतने वसी घर का काम इसी को सौंपा था। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर उससे घर का काम सही से संभाला नहीं गया तो न जाने हसनीन उसका क्या हाल करेगा। फिलहाल वो बाकी सारी सोचें और परेशानियों से सर झटक कर छोटे छोटे कदम उठाती लावंज में आई तो बहुत से मुलाजमीन इसे देखने लगे। मुझे पहले कुकिंग करना सिखा दे। वो न जाने क्यों घबरा रही थी, फिर अपने सामने मुलाजमीन को देखते हुए उसने बात का आगाज किया। बेगम साहबा आए, मैं आपको किचन में लेकर चलती हूँ। उनमें से एक औरत उनके पास थी। माहरूख ने उस औरत को सुबह अपने कमरे में देखा था। और आप टेंशन न लें, मैं आपको सारे काम सिखा दूंगी। माहरूख इसकी हमराही में किचन तक आई। आपका नाम क्या है? माहरूख ने इसे मुखातब किया। जी मेरा नाम नूर है। मैं पहले भी जान के साथ इनके काम करती थी, फिर हसनीन साहब ने ये वाला घर ले लिया, तब से यहीं रहती हूँ। बीजान ने मुझे साहब की देखभाल के लिए यहाँ भेजा है। वो औरत साथ साथ काम भी करती जा रही थी। सब्जी काटने के साथ साथ वो उसके सवालों का भी जवाब दे रही थी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। और अब मुझे बेगम साहबा ना कहीं, अगर आप मुझे माहरूख कहकर मुखातब करेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो अपनी मीठी सी आवाज में कहकर नूर के हाथ से सब्जी लेने लगी। लेकिन मैं कैसे? वो नूर सामने खड़ी उस लड़की को गौर से देखने लगी जो इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी कितने मीठे लहजे में बात कर रही थी। कैसे, क्या मतलब? और मैं कुछ नहीं जानती। आज से आप मुझे माहरूख ही कहीं। अब मुझे ये सिखा दे कि रोटी कैसे बनती है। माहरूख ने जिलानी हवेली में कभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन नसीब और किस्मत में क्या लिखा है ये भला कैसे पता होता है। अच्छा मैं आपको सिखाती हूँ, आप बस मुझे नवट करती जाएं। नूर इसे साइड पर करके रोटियां बनाने लगी। वो उसकी एक एक बात को अच्छे से समझ रही थी। अच्छा अब आप हट जाएं, मैं कोशिश करती हूँ। वो कहकर अपने बाजू फोल्ड करके रोटियां बनाने लगी। इसने 5 से 6 बार रोटी को बढ़ाया। लेकिन वो एक अजीब व गरीब किस्म का नक्शा बन रहा था। आखिर में माहरूख ने झंझलाकर हाथ ऊपर किया तो इसका हाथ गरम तवे से लगा। इसका हाथ अमी। माहरूख के होंठों से यही लफ्ज बासाख्ता निकला। अम्मी कहाँ हैं आप? माहरूख हाथ को पकड़कर नीचे बैठ गई। बहुत से आंसू इसकी आंखों से बाढ़ तोड़ के निकले। इसे इतनी जलन नहीं हो रही थी जितना इसे अंदर से दर्द खा रहा था। इसे तो बहाना चाहिए था रोने का।
हसनीन के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। वो फिर से उठ खड़ी हुई और अपनी आंखें रगड़कर नूर के साथ हल्की सी मुस्कुराई। वो नहीं चाहती थी इसकी जिंदगी के साथ जो हवा है वो किसी के सामने आए। और अगर आजकल की लड़कियां भी खुद को मजलूम जाहिर करने के बजाय खुद अपनी जिंदगी में आने वाली सारी मुश्किलों को हिल करे तो कभी किसी लड़की का घर खराब ना हो। वो भी इसी सोच की मालिक थी कि वो किसी को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी और उठकर अपने जले हुए हाथ से रोटियां बनाने लगी। माहरूख बीबी, आपका हाथ जल गया है। आप रहने दी, मैं बना लूंगी। आप बाद में सीख लेना। मुलाजमा ने उसके जले हाथ को देखते हुए कहा। नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। अब तुम सिर्फ मुझे समझाती जाओ। माहरूख कहकर चुप हो गई। माँ बाप के लिए बेटियां सब कुछ कुर्बान कर सकती हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी तबाह कर देती हैं। और हमें नहीं पता कल को हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, कौन सी आजमाइश हमारे लिए मंतजर है। इसलिए खुद को आने वाले वक्त के लिए माहरूख जैसी लड़कियों को तैयार रहना चाहिए। औरत हर चीज से लड़ सकती है, बस उसमें हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा जुनेद, अब मैं चलता हूँ। बी जान को सब बताना है। जुनेद उसके ऑफिस में आया तो वो कहीं जाने के लिए अपने कैनबन से नकुल रहा था। अच्छा है, मैं तुम्हारे उस एक फैसले में तुम्हारे साथ जुनेद ना चाहते हुए भी अपनी नाराजगी का इजहार कर गया। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे ताने और बातें, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ समझाने से कासिर हूँ। अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। इसके शाने पर हाथ रख के आगे बढ़ गया। जुनेद की नजरों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो इसकी आंखों से उछल नहीं हवा। Like, subscribe, press and the bell icon.